हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑरेकल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग इलेक्ट्रिकल पेपर नंबर 5 का सलूशन देखने जा रहे हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन था, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की प्रकृति कैसी होती, मतलब नेचर कैसा होता है, एसी होता है कि डीसी होता है कि पल्सेटिंग डीसी होता है। तो एक चीज याद रखिएगा, जहां पर भी फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबक प्रेरण सिद्धांत से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से जहां पर भी ईएमएफ उत्पन्न होगा उसका जो नेचर होगा कैसा होगा, हमेशा एसी रहने वाला, चाहे वो आपका अल्टरनेटर हो चाहे जहां पे हो। तो ऐसे सेम एज डीसी जनरेटर की बात कर रहे हैं, तो डीसी जनरेटर में भी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से ही उत्पन्न होता है, गतिज प्रेरण होता है वहां पे, डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो नेचर कैसा होता है उसका, एसी हो जाता है। ठीक, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए यानी एसी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड, इसमें पूछा गया है पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग किसके समान होती है, यानी जो हम लोग का एक सेपरेटली एक्साइटेड, ये हम लोग का जनरेटर हो गया, लोड है, अभी इसमें कोई वाइंडिंग नहीं है, यानी ईएमएफ हमको नहीं मिलेगा जब तक यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनाया जाएगा। और वो कैसा होगा, पृथक उत्तेजित होगा, यानी बाहर से इसको सप्लाई दी जाएगी। तो ये जो बाइंडिंग है, ये पूछा गया है किस बाइंडिंग के समान होती है, सीरीज बाइंडिंग के जैसे कि शंट बाइंडिंग के जैसे। तो हमको पता है यहाँ पे अधिक टर्न लगे होते हैं पतले तारों के, तो ये कैसा होता है, शंट बाइंडिंग के जैसा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, यानी जो सेपरेटली एक्साइटेड मशीन है उसमें जो बाइंडिंग की जाएगी वो शंट बाइंडिंग के समान ही होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें पूछा है डीसी जनरेटर में उच्च धारा प्राप्त करने के लिए कौन सी बाइंडिंग की जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, डीसी मशीन में दो बाइंडिंग की जाती है, एक लैप बाइंडिंग और दूसरी वेव बाइंडिंग। ठीक, लैप बाइंडिंग जो होती है वो हम लोग की हाई करंट लो वोल्टेज, हाई करंट लो वोल्टेज के लिए की जाती है, जबकि जो वेव बाइंडिंग होती है ये लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए की जाएगी। यानी अगर अधिक वोल्टेज प्राप्त करना है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वेव बाइंडिंग यूज करेंगे, लेकिन अगर हम लोग को हाई करंट चाहिए तो वहां पर लैप बाइंडिंग यूज की जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक, फिर यहीं से क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है कि वेल्डिंग के कार्य में एक जनरेटर लगाया गया है जो कि डीसी जनरेटर है। अब बताइए उसमें कौन सी बाइंडिंग होगी, लैप की वेव। तो जनरेटर वेल्डिंग के काम में है, तो वेल्डिंग के लिए क्या चाहिए हमको, हाई करंट चाहिए होगी, दैट्स मीन वहां पे क्या होगा, लैप बाइंडिंग का यूज किया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चौथा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है आर्मेचर धारा का मान लोड धारा का मान किस जनरेटर में समान होता है, मतलब इक्वल होता है। ठीक, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको बताना है। तो क्वेश्चन में पूछा है आर्मेचर धारा और आपकी लोड धारा आईएल, लोड धारा आईएल किस जनरेटर में बराबर होगी। तो आर्मेचर धारा ही लोड धारा हो, ये किस जनरेटर में हो सकता है, सीरीज शंट की कंपाउंड। तो कंपाउंड में होगा नहीं, वहां पे क्या होता है, समांतर पाथ बनते हैं, तो करंट तो बराबर हो नहीं सकती। तो ये किसमें संभव है, केवल सीरीज जनरेटर में ही संभव है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हम लोग का सी, चौथे का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। उसी में आर्मेचर धारा और लोड धारा आपस में बराबर होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें पूछा गया है किस जनरेटर में लो लोड वोल्टेज फुल लोड से कम होता है। ठीक, चलिए यहां से सारा पॉइंट क्लियर कर देते हैं। जो कंपाउंड जनरेटर होता है वो 3 प्रकार का बनाया जा सकता है। ठीक, एक तो दो पढ़े हैं, डिफरेंशियल और कम्युलेटिव, उसमें भी हम लोग 3 स्पेशल डिजाइन कर सकते हैं। एक होता है ओवर, फिर अंडर और फ्लैट। ओवर कंपाउंड, अंडर कंपाउंड और फ्लैट कंपाउंड 3 अन्य प्रकार के होते हैं। ओवर कंपाउंड में जो नो लोड पे वोल्टेज है, मान लिया गया क्या
E नॉट और फुल लोड पे वोल्टेज है VL। तो ओवर कंपाउंड वाले में जो लोड का वोल्टेज होगा वो ज्यादा होगा नो लोड की तुलना में। लोड लगाने पर वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा, जब उस पे लोड नहीं होगा वोल्टेज कम मिलेगा, लोड लगाने पर वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। ठीक, जबकि अंडर कंपाउंड में जैसे ही लोड लगाया जाएगा वोल्टेज क्या होगा, कम होगा, और बिना लोड के वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा। जबकि जो फ्लैट कंपाउंड है इसमें हम लोग का नो लोड और लोड दोनों ही अवस्थाओं में वोल्टेज क्या होंगे, बराबर रहने वाले हैं। ठीक, याद रखिएगा लेवल कंपाउंड में निर्भार से पूर्ण भार तक वोल्टेज का मान क्या होता है, बराबर ही रहता है, चेंज नहीं होता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग पूछा है क्या, कि जनरेटर में नो लोड वोल्टेज यानी जो ई नॉट है ये फुल लोड वोल्टेज से कम होता है। तो फुल लोड से किसमें कम है, आपका ओवरलोड में ही कम है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ओवर कंपाउंड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अभिवर्धक में प्रयुक्त मशीन है। ठीक है, अभिवर्धक को इंग्लिश में बोला जाता है क्या, बूस्टर। ठीक, तो याद रखिएगा बूस्टर दो मशीनें हो सकती हैं, एक तो डीसी श्रेणी जनरेटर और दूसरा हम लोग का स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो उसको भी हम लोग बूस्टर यानी अभिवर्धक की तरह प्रयोग कर सकते हैं। अभी अभिवर्धक होता क्या है, तो अभिवर्धक जो है इससे हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में श्रेणी क्रम में लगाते हैं, जिससे हम लोग क्या कर सकें, जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको घटा सकें, जिससे रिसीविंग एंड पर वोल्टेज का मान क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग का सी राइट हो जाएगा, दोनों। ठीक, सीरीज जनरेटर भी है बूस्टर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी है। नेक्स्ट 7वां नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, किस मोटर की सहायता से डीसी जनरेटर का शाफ्ट घुमाया जाता है। अब देखिए जनरेटर का शाफ्ट घुमाना है मतलब हमको किस पावर की रिक्वायरमेंट है, मैकेनिकल पावर चाहिए। तो मैकेनिकल पावर के लिए मोटर की आवश्यकता होगी। अब मोटर कोई भी हो सकता है। ठीक, तो वही पूछा है कि इनमें से किस मोटर का यूज हम करते हैं। तो समझ लीजिएगा हमेशा हमें वहां पर स्थिर गति चाहिए, स्थिर गति चाहिए। तो डीसी शंट मोटर जो होता है वो क्या होता है, स्थिर गति पे कार्य करता है। मोटर का पूरा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो वहां से देख सकता है। ठीक, तो शंट मोटर जो होता है उसे स्थिर गति के कार्य में प्रयोग में लाएंगे। तो उसी का एग्जांपल है कि अगर जनरेटर का शाफ्ट भी घुमाना है तो वहां पर भी हम लोग शंट मोटर को लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 7वें का बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया है 4 ध्रुव की वेव बाइंडिंग में ब्रशों की संख्या। ठीक, देखिए पहली बात तो यहाँ पे पोल बता दिया कितने हैं, 4 पोल की मशीन है, लेकिन उसमें जो बाइंडिंग की गई है कौन सी है, वेव बाइंडिंग है। ठीक, वेव बाइंडिंग है, दैट्स मीन यहाँ पे जो पैरेलल पाथ होगा वो कितना होगा, 2। पैरेलल पाथ कितना होगा, 2। और जितने समांतर रास्ते बनेंगे उतना ही तो ब्रश आपको लगाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे 4 पोल है उससे हमको मतलब नहीं है, चूंकि वेव बाइंडिंग है कितने समांतर रास्ते होंगे, हमेशा 2 होंगे, इसलिए जो ब्रशों की संख्या होगी वो भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा डी, 2। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें पूछा गया है, यदि कुल 400 चालक से 400 वोल्ट उत्पन्न हो तो वेव बाइंडिंग में स्टेज जनरेटर में कुल वोल्टता कितनी होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन को लेकर है, बाइंडिंग की कंस्ट्रक्शन को लेकर। ध्यान दीजिएगा, पहले तो आपको एक डेटा दिया उसने कि कुल चालक, इसको हम लोग किससे लिखते हैं, कैपिटल जेड से, वो दे दिया कितने हैं, 400 हैं। और ये जो 400 चालक हैं इन पूरे चालक से कितना वोल्ट उत्पन्न हो रहा है, तो उसने बताया कि 400 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है। दैट्स मीन एक चालक से कितना उत्पन्न होगा, 1 वोल्ट उत्पन्न होगा। यहां तक बात क्लियर है। फिर उसने कहा कि इससे बनाया गया क्या, सीरीज जनरेटर, और बाइंडिंग कैसी की गई, वहां पर वेव बाइंडिंग की गई। सवाल बोला गया है, हाँ वेव बाइंडिंग कर दी जा रही है। तो जब वेव बाइंडिंग की गई तो सीधा सा मतलब है कि इस वेव बाइंडिंग में समांतर रास्ते कितने होंगे, 2 होंगे।
ठीक, अब इस सीधी समांतर क्या है उसको कॉन्सेप्ट को समझिएगा। एग्जांपल में बात करें, अगर हमसे कहा जाए कि हम लोग को, ये हम लोग का हो गया आर्मेचर, इस आर्मेचर में लगाने हैं 8 चालक, ठीक, इसमें 8 चालक लगाने हैं, लेकिन बाइंडिंग कैसी करनी है, वेव बाइंडिंग करनी है। समांतर रास्ते कितने होंगे, 2, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर 8 चालक लगाने हैं और बनाना कितना है, 2 समांतर रास्ते, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्या 8 चालक हो गए भाई, 4 ऊपर 4 चालक नीचे, 8 चालक हो गए। और समांतर रास्ते भी कितने हो गए, देखिए 2 समांतर रास्ते हो गए, यहां तक क्लियर था। अब समझने वाली बात यह है कि अगर आपसे कहा जाए कि एक चालक से कितना उत्पन्न हो रहा है, 1 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है, तो यहां से कुल कितना मिलेगा, 4 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। यहां से कितना मिलेगा, 4 वोल्ट मिलेगा, टोटल कितना मिलेगा, क्या 8 वोल्ट हो जाएगा, नहीं, दोनों किसमें है, पैरेलल में है, इस वजह से कितना मिलने वाला हमको यहाँ पर भी 4 वोल्ट ही मिलेगा। यहां तक क्लियर है, बस। तो हमको निष्कर्ष क्या निकला कि जितने श्रेणी क्रम में चालक जुड़े हुए हैं, चाहे यहाँ वाले चालक चाहे नीचे वालों की बात कर ली जाए, जो श्रेणी क्रम में चालक जुड़े हुए हैं, इन्हीं की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो हमको टर्मिनल पर मिल रहा है, ठीक। यही चीज यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये छोटा सा एग्जांपल लिया गया था समझने के लिए। अब सवाल पे आते हैं, देखिए, अगर एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, सभी क्वेश्चनों पर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो 400 चालक थे, समांतर रास्ते कितने बन रहे हैं, 2। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो श्रेणी क्रम के चालक हैं वही चालक ईएमएफ उत्पन्न करेंगे, जिसकी वजह से हमको टर्मिनल पर मिलेगा। तो श्रेणी क्रम में चालकों से ईएमएफ प्राप्त होगा, ये हम लोग का भी निष्कर्ष निकला। अब बात आई कि श्रेणी क्रम में चालक होंगे कितने, तो श्रेणी क्रम में चालक देखिए, वहां पे 8 था, वेव बाइंडिंग कर रहे थे, 2 समांतर रास्ते थे, कितना आ गया था, 4 तो 4 आया कैसे था, हम लोगों ने कहा कुल चालक 8, समांतर रास्ते कितने, 2, भाग दे दो, तो सीधा सा निकल के आया कि श्रेणी क्रम में जो चालक होंगे उनकी संख्या क्या हो जाएगी, Z/A हो जाएगी। बस सॉल्व कर लीजिए, Z का मान कितना, 400, और समांतर रास्ते कितने, 2, ठीक, कितना हो जाएगा, 200। अब 200 चालक कहां लग रहे हैं, श्रेणी क्रम में लग रहे हैं। यही चालक क्या करेंगे, ईएमएफ का उत्पादन करेंगे, मतलब हम लोग को कितना वोल्ट मिलने वाला है, 200 वोल्ट का वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक। यानी 9 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, निर्भार पर किस जनरेटर की वोल्टेज सबसे कम होगी। यानी जब हम किसी जनरेटर को नो लोड पर चलाएंगे तो सबसे कम वोल्टेज ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग को किस मोटर जनरेटर में मिलने वाला है, ठीक है। देखिए, अगर ये बना दिया जाए तो ये क्या है, लोड लग गया, आप कहेंगे एक प्रकार से क्या ईएमएफ बन रहा है, तो सीरीज जनरेटर हो गया, ठीक है। लोड की कंडीशन में है, जितने वोल्टेज के लिए बना होगा ये वोल्टेज हम लोग को यहाँ पर दे रहा है। लेकिन अगर हम लोग ये लोड को हटा दें, लोड टर्मिनल को ओपन कर दिया गया, क्या अब इसमें कोई धारा बहेगी, नहीं। अगर धारा नहीं बहेगी तो ये जो फील्ड वाइंडिंग है, क्या इसमें फ्लक्स आएंगे, नहीं आएंगे, यानी कि ईएमएफ का उत्पादन नहीं होगा फ्लक्स ना बनने की वजह से। लेकिन हमें पता है कि किसी भी मशीन के जनरेटर के सेल्फ स्टार्ट होने के लिए उसके पास रेसिडुअल मैग्नेटिज्म यानी अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण होना अनिवार्य है। यानी इस सीरीज जनरेटर के पास भी क्या होगा, अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण होगा। तो इस गुण के कारण से ही इसमें हम लोग का लगभग 2 वोल्ट की वोल्टेज प्राप्त होती रहेगी, ठीक। ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछ लेता है कि सीरीज जनरेटर है, 220 वोल्ट के लिए बनाया गया है, बिना भार पे चला रहे हैं तो कितना वोल्ट मिलेगा, 0 वोल्ट, 2 वोल्ट, 220 वोल्ट की इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो कितना मिलेगा, 2 वोल्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा, अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण, ठीक। लेकिन अगर हम लोग के पास शंट या फिर कंपाउंड जनरेटर होता तो उसमें निर्भार पर जितना वोल्टेज मिलता
भार लगाने पर उससे थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो निर्भार में हम लोग को क्या है, सबसे कम किसमें मिल रहा है, सीरीज जनरेटर में मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि इस समय केवल अवशिष्ट चुंबकत्व ही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सीरीज जनरेटर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछा गया है आर्मेचर रिएक्शन के कारण से होने वाली वोल्टा कमी से कौन सा विलक्षण खींचा जाता है। तो डीसी जनरेटर के लिए हम लोग 3 विलक्षण खींचते हैं। एक तो होता है चुंबकन विलक्षण, मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा होता है अंतः या फिर आर्मेचर विलक्षण, इसको अंतः भी बोलते हैं, और फिर होता है लोड या फिर भार, या इसको बोलते हैं बाय एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। ये 3 विलक्षण हम लोग के जनरेटर में खींचे जाएंगे। चुंबकन विलक्षण खींचा जाता है ई नॉट यानी निर्भार वोल्टेज और फील्ड धारा के बीच, आईएफ के बीच। आर्मेचर विलक्षण खींचा जाता है आर्मेचर वोल्टेज और आर्मेचर धारा के बीच, जबकि लोड विलक्षण खींचा जाता है लोड वोल्टेज और लोड धारा के बीच। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब ये तो बिना भार के खींचा गया है। ठीक है, जब भार लगाएंगे तो आर्मेचर धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, जिसकी वजह से आर्मेचर रिएक्शन भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब आर्मेचर रिएक्शन बढ़ रहा है तो वोल्टेज में क्या होगी, कमी होगी। तब हम लोग कौन सा विलक्षण मिला, आर्मेचर या फिर अंतः अभिलक्षण। ठीक, तो अंतः अभिलक्षण मिलेगा आर्मेचर रिएक्शन में वोल्टेज ड्रॉप को घटाने के बाद। ठीक, तो यहां से हम लोग का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी। अब देखिए, अगर पूछ ले कि आर्मेचर में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी वजह से कौन सा विलक्षण मिल रहा है, या फिर भार के बढ़ने से वोल्टेज में जो कमी हो रही है उसके बाद हमको कौन सा विलक्षण मिल रहा है, तो कौन सा होगा, लोड या फिर बाह्य विलक्षण हम लोग को प्राप्त होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। तिहरी परत वेव बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब देखिए, पहली बात तो बोला है कि वेव बाइंडिंग है, लेकिन उसमें लेयर कितनी है, 3 लेयर है। 3 लेयर का मतलब क्या है कि अगर ये सिंगल होता, एक बाइंडिंग ऐसे की गई है, तो ये क्या हो गया, डबल, और एक उस पर और कर देंगे क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो एक अगर अकेली होती तो उसमें कितने समांतर रास्ते बनते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि वेव बाइंडिंग बनते हैं 2 समांतर रास्ते। ये किसके लिए है, जब वो सिंपलेक्स यानी सिंगल लेयर की बाइंडिंग हो। यहाँ पर कितने लेयर की है, 3 लेयर की है। लेयर समझ रहे हैं ना भाई, यहाँ से एक तार था, ठीक, एक और गया उसके ऊपर, एक और चला गया, यानी 3 तार हो गए ऐसे। ठीक है, तो जब एक के लिए कितने समांतर रास्ते थे, 2, तो 3 के लिए कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6, यानी हम लोग के पास 6 समांतर रास्ते हम लोग को मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी, 12 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें कहा है यदि शंट धारा 5 एम्पियर, आर्मेचर धारा 10 एम्पियर, तो लोड धारा का मान क्या होगा। कुछ लोगों ने कहा कि ये क्वेश्चन ही अधूरा है। ठीक है, देखिए क्या है, कंप्लीट क्वेश्चन है। यहाँ पे बात कर रहा है किसकी, लोड धारा की। अब आप हमसे ये बताइए कि लोड धारा किसमें मिलेगी, जनरेटर में कि मोटर में। तो सीधी सी बात जनरेटर में मिलेगी, क्योंकि मोटर में तो वो लाइन धारा होगी ना, वहां तो कुछ है नहीं, वहां लोड क्या है, मैकेनिकल ही है। ठीक, इलेक्ट्रिकल लोड जहां होगा वहां पे आपको लोड धारा मिलेगी। तो मशीन क्या हो गई, जनरेटर हो गई। नहीं, लोड धारा का मान आपसे पूछा गया है और दिया गया है कि आर्मेचर धारा कितनी है, 10 एम्पियर है, और जो उसमें शंट धारा है वो कितनी है, 5 एम्पियर है। तो लगा लीजिए फॉर्मूला, जनरेटर है, इसकी वजह से फॉर्मूला क्या होगा, IA बराबर IL प्लस ISH। यहां से पक्षांतर करेंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा हम लोग को, 5 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर डी, 13 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इसमें पूछा गया है यदि जनरेटर की आर्मेचर धारा का मान फील्ड धारा का मान अलग अलग हो तो वो जनरेटर कौन सा होगा। ठीक, यानी वो अवश्य कौन सा हो सकता है, श्योर है कि वही होगा। बोला गया है कि आर्मेचर धारा और फील्ड धारा अलग अलग है,
ठीक। अच्छा, अगर हम मान लेते हैं कि सीरीज जनरेटर है, सपोज दैट वो सीरीज जनरेटर है, ठीक, तो सीरीज जनरेटर में IA और ISC आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ठीक। फिर अगर हम बात करें संट की, ठीक है, तो संट में हम लोग का IA बराबर ISH, ये कभी होगा, कभी नहीं होगा। यानी एक तो राइट ऑप्शन मिल गया हम लोग को कि अगर संट जनरेटर है तो उसमें कभी भी आर्मेचर धारा और फील्ड धारा आपस में बराबर नहीं हो सकती, हमेशा क्या होंगी, अलग अलग होंगी। अब बात आती है कि कंपाउंड में भी तो हो सकता है, नहीं, देखिए क्यों नहीं, कंपाउंड में हम लोग की दोनों बाइंडिंग होती हैं, ये बन गया हम लोग का कैसा, लॉन्ग संट कंपाउंड, लॉन्ग संट कंपाउंड है। अब देखो यहाँ पे करंट कौन सी बहेगी, फील्ड धारा ही तो है, यहाँ पे क्या फील्ड धारा ही है, और यहीं से क्या निकल के जाएगी, आर्मेचर धारा निकल कर जाएगी। यानी इस कंपाउंड जनरेटर के लिए भी IA और ISC क्या है, बराबर हैं, इसीलिए कंपाउंड वाला ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, संट जनरेटर में आर्मेचर धारा और फील्ड धारा आवश्यक रूप से अलग अलग होंगी, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, 14 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्न में से जनरेटर का भाग नहीं है, कौन सा भाग जनरेटर का हिस्सा नहीं है, तो देख कर बता सकते हैं कि स्लिपरिंग जो है ये डीसी मशीन में प्रयोग में नहीं लाई जाती है, स्लिपरिंग डीसी मशीन में नहीं प्रयोग में लाते हैं, इंडक्शन मशीन में प्रयोग में लाई जाती है, ठीक, या फिर जनरेटर में भी प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कंपनसेटिंग बाइंडिंग कहां किया जाना चाहिए, पोजीशन पूछा है किस स्थान पर। कंपनसेटिंग बाइंडिंग जिसको हिंदी में समकारण कुंडली भी कहते हैं, समकारी कुंडली। अब जब कंपनसेटिंग बाइंडिंग की बात हो रही है तो सारे डेटा इससे देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग का आर्मेचर हो गया, ये क्या हो जाता है, पोल। इसी पोल में यहां पर हम लोग खांचे बनाते हैं, ठीक है, इसी पोल में खांचे बनाएंगे और इन्हीं खांचों में क्या की जाएगी, कंपनसेटिंग बाइंडिंग। अब ये खांचे बने कहां हैं, तो ये जो भरा हुआ भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव नाल, यानी पोल शू। तो कंपनसेटिंग बाइंडिंग कहां की जा रही है, ध्रुव नाल पर की जा रही है। अब बात आई किसके साथ जोड़ी जाएगी, तो कंपनसेटिंग बाइंडिंग हमेशा जोड़ी जाती है आर्मेचर के साथ, और किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ी जाएगी, ठीक है। अब जोड़ी ही क्यों जाती है, तो कंपनसेटिंग बाइंडिंग का काम होता है कि क्रॉस आर्मेचर रिएक्शन को कम कर, तो जो इंटरपोल है ये भी आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में ही कनेक्ट किया जाएगा, ठीक। अब इंटरपोल का काम क्या है, तो इंटरपोल का काम होता है स्पार्किंग को कम करना, ठीक, इसका मेन काम है स्पार्किंग को कम करना, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। इसमें पूछा गया है आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की आवृत्ति क्या होगी, ठीक। तो देखिए अगर कुछ लोग कहेंगे 0 हो जाएगी, गलत है भाई, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है एसी, और एसी अगर है तो फ्रीक्वेंसी होगी, तो एफ निकालना है। एनएस बराबर हम लोगों ने पढ़ा है 120 F/P होता है, ठीक। अब यहां से पक्षांतर कर लीजिए, F बराबर NP/120, F बराबर NP/120 हो जाएगा, यानी क्लियर है, ऑप्शन नंबर क्या, सी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो डीसी अगर जनरेटर है उसमें भी आवृत्ति होगी, 0 नहीं होगी, ये डिपेंड करेगा उसकी गति पर और उसमें पोलों की संख्या पर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है अतिरिक्त वर्तों को लपेटकर कौन सा आर्मेचर रिएक्शन कम किया जा सकता है, ठीक। अब देखिएगा आर्मेचर रिएक्शन 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है विचुंबकन जिसको बोलते हैं डीमैग्नेटाइजिंग, यानी डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर। तो
आर्मेचर रिएक्शन तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया विचुंबकन या फिर डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। दूसरा होता है क्रॉस चुंबकन जिसको CMAR बोला जाता है। और तीसरा होता है हम लोग का चुंबकन यानी मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। ये तीन हो गया। तो जो विचुंबकन वाला है इसको कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं आर्मेचर पर, सॉरी जो मेन पोल है उस पर क्या करते हैं हम लोग एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न को लगा देते हैं, जिससे विचुंबकन वाला कम हो जाता है। क्रॉस चुंबकन को कम करने के लिए अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या यूज करते हैं, कंपनसेटिंग बाइंडिंग यानी समकारी कुंडलन का यूज करते हैं। ठीक, जबकि जो चुंबकन आर्मेचर रिएक्शन है ये हमारे लिए लाभकारी होता है, इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि ये तुल्य फ्लक्स का मान क्या करेगा, बढ़ा देता है। ठीक, तो अतिरिक्त एम्पियर टर्न को लपेटकर विचुंबकन यानी DMAR आर्मेचर रिएक्शन को कम किया जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि इन तीनों में से सबसे प्रभावशाली आर्मेचर रिएक्शन कौन सा है या फिर जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है कौन सा है, तो वो कौन सा है, CMAR यानी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। अगर मशीन में स्पार्किंग होती है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो होती है वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन की होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, A DMAR। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। डिफरेंशियल जनरेटर में दोनों वाइंडिंगों में धारा की दिशा क्या होगी। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। जनरेटर पूछ ही रहा है कौन सा है, डिफरेंशियल यानी कि विविधात्मक, अलग अलग डिफरेंस होगा तो धारा की दिशा भी क्या होगी, अलग अलग यानी विपरीत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, B राइट हो जाएगा। अगर कम्युलेटिव होता तो क्या होता, दोनों की दिशा समान हो जाती। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 अगला क्वेश्चन, डैम्पर बाइंडिंग का प्रयोग किस जनरेटर में होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है आपको, सीरीज, शंट की, कंपाउंड की, इनमें से कोई नहीं। तो डैम्पर बाइंडिंग का यूज हम लोग भैया अल्टरनेटर में करते हैं या फिर सिंक्रोनस मशीन में करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी, नन ऑफ द अबव। इनमें से किसी भी जनरेटर के साथ डैम्पर बाइंडिंग नहीं लगाई जाती, डमी कॉइल लगाई जाती है, वो अलग चीज होता है। ठीक, डैम्पर बाइंडिंग का यूज हम नहीं करेंगे किसी भी डीसी जनरेटर के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर, किस जनरेटर में भार के साथ वोल्टता बढ़ती है। अब देखिए अगर लक्षण आपको याद है तो क्लियर रहेगा। तो बताइए VL और IL यानी भार अभिलक्षण जो होता है वही बताता है कि भार बढ़ रहा है तो वोल्टेज भी बढ़ रहा है। ठीक, तो वो किस जनरेटर के लिए हमेशा उत्थापन टाइप होता है। तो हम लोग देखे थे श्रेणी जनरेटर, जो श्रेणी जनरेटर होता है उसके लिए उसका वोल्टा और धारा के बीच का विलक्षण यानी लोड कैरेक्टरिस्टिक है वो हमेशा राइजिंग टाइप यानी बढ़ता हुआ होता है। तो 22 में हम ऑप्शन मार्क करेंगे सीरीज जनरेटर यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन लगभग आपको सभी टॉपिक से मिल जाएंगे डीसी मशीन में, कुछ छूटने वाला नहीं है। तो ये 40 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, उत्तम डीसी जनरेटर की दक्षता कितनी होगी। तो उत्तम कहा है, आदर्श या आइडियल नहीं कहा है। तो उत्तम जनरेटर की बात करेगा तो मैक्सिमम वाला लगाएंगे लेकिन 100% वाला नहीं लगाएंगे, क्यों, क्या होता है, आइडियल के लिए होता है। तो यहाँ पर 90% सबसे बड़ा दिख रहा है हमको, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए 24 पर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में सही संबंध है। देखिए वही आ गया ना, कम्युलेटिव अगर है, अगर हम लोग की मशीन कम्युलेटिव है तो सीधी सी बात है कि उसमें दो बाइंडिंग होंगी, शंट बाइंडिंग और सीरीज बाइंडिंग, दो फ्लक्स होंगे और कम्युलेटिव में दोनों फ्लक्स क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, यानी phi-SS प्लस phi-Se हो जाएगा। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं तो ऑप्शन में कौन सा सही है, सी वाला, phi-SS प्लस phi-Se। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, श्रेणी मोटर को किस लोड के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कंप्रेसर में, पंचिंग मशीन में, लिफ्ट में कि सभी जगह।
तो एप्लीकेशन याद करने से अच्छा है आप ये याद रखिए कि किसमें बलाक गुण कम लग रहा है, किसमें ज्यादा लग रहा है। सीरीज मोटर है, बलाक गुण क्या देगा, ज्यादा देगा। तो कंप्रेसर पंचिंग मशीन में उतने बलाक गुण की आवश्यकता नहीं है जितना हम लोग को लिफ्ट में लगेगी। लिफ्ट क्या करेगी, ऊपर लेके चढ़ेगी, वहां बलाक गुण यानी बल क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी लिफ्ट में हम लोग सीरीज मोटर का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, आर्मेचर वोल्टा नियंत्रण विधि में कौन सी गति प्राप्त होती है। ठीक, तो स्पीड कंट्रोल में हम लोगों ने पढ़ा है 3 विधियां होती हैं, फ्लक्स कंट्रोल मेथड, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड और सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो जब बात की जा रही है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल की, तो आर्मेचर वोल्टा विधि में हमेशा हम लोग को निर्धारित गति से नीचे की गति मिलेगी, यानी कम गति हम लोग को मिलने वाली है। जबकि फ्लक्स कंट्रोल में क्या होती है, ऊपर की गति मिलती है। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन नंबर हम लोग का राइट हो जाएगा सामान्य से कम, यानी ए। 27 पे आते हैं, किस मोटर का बलाक गुण निम्नतम होगा, यानी सबसे कम पूछा जा रहा है। शंट सीरीज डिफरेंशियल की कम्युलेटिव। तो डिफरेंशियल अगर दिया है तो आसानी से हम पहले उसी को मार्क करेंगे, क्योंकि डिफरेंशियल मोटर का जो आरंभिक बलाक गुण है वो सबसे कम होता है, इसीलिए गति क्या होती है, ज्यादा होती है इसकी। ठीक, फिर डिफरेंशियल मोटर का यूज कहां करते हैं, तो कोयले की खदानों में इस मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, 3 पॉइंट स्टार्टर में कौन सा टर्मिनल नहीं होता है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, डीसी मोटर की प्लेलिस्ट में आपको सब चीजें मिल जाएंगी देखने को। तो डीसी मोटर में स्टार्टर लगाते हैं, यहाँ पे कितने पॉइंट की बात कर रहा है, 3 पॉइंट की बात कर रहा है। तो कौन सा नहीं है पूछा है, तो हमको ये मालूम है कि 3 पॉइंट में एक तो जेड यानी फील्ड वाइंडिंग का टर्मिनल, ए आर्मेचर का टर्मिनल और एल लाइन का टर्मिनल होता है। उसमें एन टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता है। तो जो 28 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि एन नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर नहीं होगा। नेगेटिव वाला किसमें होता है, तो 4 पॉइंट के स्टार्टर में होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। इसमें पूछा गया है शेडी मोटर में सही संबंध है। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई में आया हुआ था। शेडी मोटर में कौन सा संबंध सही है, तो शेडी मोटर में आर्मेचर धारा, सीरीज बाइंडिंग की धारा और लोड धारा सब क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चाहे वो जनरेटर हो चाहे मोटर हो, और वहां पे आइए मतलब क्या हो जाएगा, लाइन धारा, फील्ड बाइंडिंग की धारा, आर्मेचर धारा, ये सभी क्या होंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, पूर्ण भार व निर्भार पर किस मोटर की गति लगभग स्थिर रहती है। पूर्ण भार से लेकर निर्भार दोनों कंडीशन में, चाहे लोड हो और चाहे पूरा लोड हो, तो एक ही मशीन दिमाग में आती है, कौन सी, शंट मोटर। नो लोड से लेकर फुल लोड तक गति लगभग स्थिर रहेगी, लेकिन अगर आप उसको ओवरलोड करोगे तो गति क्या होती, थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर ग्राफ देखा जाए तो ऐसे मिलता है ना, सीधा रहता है, थोड़ा सा झुक जाता है, ये आगे जाके क्या हो गया, झुक जाता है ऐसे, ये तो गति ओवरलोड पर थोड़ी सी कम हो गई है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे शंट मोटर, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए 31 नंबर पर, संतृप्त से पहले सिचुएशन अभी हुआ नहीं है, शेडी मोटर के लिए सही संबंध कौन सा है। तो संतृप्त से अगर पहले की बात करें तो बलाक गुण जो होगा आर्मेचर धारा के वर्ग पर निर्भर करने वाला है सीरीज जनरेटर मोटर के केस में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक, अगर शंट में पूछता तो शंट के लिए क्या होता, शंट में टी समानुपाती होता है आइए, हमेशा, चाहे वो आरंभिक हो चाहे वो अंतिम सिचुएशन से पहले बात हो, सिचुएशन के बाद की बात हो। ठीक, क्योंकि शंट में फ्लक्स हमेशा क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राइम मूवर में किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32,
तो प्राइम मूवर की बात आई तो देखेंगे ये होता क्या है। प्राइम मूवर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम लोग को यांत्रिक शक्ति प्राप्त होगी। ठीक, तो प्राइम मूवर को हिंदी में बोला जाता है आद्य चालक। ये विद्या वाला है आद्य चालक प्राइम मूवर। प्राइम मूवर के रूप में हम लोग यूज करेंगे शंट मोटर का। अभी ये क्वेश्चन घुमा के पूछा था। कैसे पूछा था कि जनरेटर की शाफ्ट को घुमाना हो तो कौन सा मोटर लगाओगे, तो वहां भी बोला गया था शंट मोटर ही लगाएंगे। ठीक, क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्थिर गति चाहिए, तो प्राइम मूवर के रूप में शंट मोटर के रूप में लाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट 33 नंबर पे, किसी शंट मोटर को एसी सप्लाई देने पर क्या होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डायग्राम बनाकर समझेंगे कि क्या होगा अगर हम एसी देंगे किसी शंट मोटर को और अगर सीरीज को देंगे तो क्या होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ये हम लोग का हो गया शंट मोटर हो गया। अच्छा, यही बगल में बना लेते हैं क्या, सीरीज मोटर। तो सीरीज मोटर में हम लोग को मालूम है मोटे तार की कम बढ़ते होंगी, जबकि शंट में पतले तार की अधिक बढ़ते होंगी। अब एक फिनोमिना हम लोग को, अब एसी की बात कर रहे हैं ना, डीसी तो देना नहीं, डीसी हटा है, एसी दे दिए यहां पर भी, एसी दे दिए यहां पर भी। ठीक, तो जैसे ही एसी देंगे हम लोग को ये पता होना चाहिए, अब उसमें क्या आ जाएगा एक इफेक्ट प्रेरकत्व का। इसको लिखते हैं एल से। एल बराबर क्या होता है, एन फाई अपॉन आई। एन फाई अपॉन आई, तो एन जिसमें ज्यादा है इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसमें प्रेरकत्व ज्यादा होगा उसमें एक्सएल प्रेरकीय प्रतिघात, एक्सएल बराबर क्या 2 पाई एफ एल। अगर वर्तों की संख्या ज्यादा तो एल का मान ज्यादा, अगर एल का मान ज्यादा तो एक्सएल का मान ज्यादा। अगर एक्सएल का मान ज्यादा रहेगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एक्स क्या करता है, धारा का विरोध करता है। तो सीधी सी बात है इसमें धारा क्या होगी, कम जाएगी, क्योंकि वर्त क्या है, ज्यादा है, जबकि इसमें धारा उतनी ही जाएगी और उससे थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो अगर इसमें धारा बहुत ही कम जा रही है तो क्या शंट वाइंडिंग में फ्लक्स उत्पन्न होगा, नहीं उत्पन्न होगा। तो क्या फ्लक्स अगर नहीं है तो टार्क मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये मोटर चलेगी नहीं। तो क्या होगा, कम गति पर चलेगी, गति सामान्य गति के बराबर होगी, जल जाएगी। पी, शंट वाइंडिंग में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही मार्क करेंगे हम लोग, क्योंकि प्रेरकीय प्रतिघात क्या है, ज्यादा है, धारा का मान कम है, इसमें धारा जाएगी नहीं और धारा से फ्लक्स आते हैं तो फ्लक्स भी नहीं उत्पन्न होगा, तो मोटर चलेगी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, तो समझ में आया ना, सीरीज अगर है तो वो चल जाएगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल मोटर। एसी पर भी चलेगा और डीसी पर भी चलेगा। लेकिन अगर शंट मोटर है तो वो एसी सप्लाई पर चलने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें फ्लक्स उत्पन्न नहीं होंगे। चलिए अगला है क्वेश्चन 34 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें हम डायवर्टर का प्रयोग किस मोटर की गति नियंत्रित करने में होगा। ये भी क्वेश्चन यूपीसीएल में आ चुका है। डायवर्टर एक परिवर्तनीय प्रतिरोध होता है, यानी एक प्रकार का परिवर्तनीय प्रतिरोध है। बस इसमें ध्यान क्या रखना, हम लोग को लगाया जाएगा इसको पैरेलल में यानी समांतर क्रम में। ठीक, तो किस मोटर के साथ लगाते हैं, तो श्रेणी मोटर की गति नियंत्रण करने में ही डायवर्टर का प्रयोग किया जाता है। यह है क्या, एक परिवर्तनीय प्रतिरोध है जिसको हम लोग समांतर क्रम में लगाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, श्रेणी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, दो श्रेणी मोटरों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनकी गति क्या होगी या कम होगी तो कितनी हो जाएगी या क्या होगी। ठीक है, तो अगर आप देखिए ये एक मोटर था और एक मोटर हम लोगों ने ये और ले लिया, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो जैसे ही श्रेणी क्रम में जोड़े तो पहले इसके फ्लक्स फाई थे, अब इसके भी कुछ ना कुछ फ्लक्स फाई होंगे। दोनों के फ्लक्स क्या होंगे, जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, जुड़ जाएंगे। जब दोनों के फ्लक्स जुड़ जाएंगे
तो फ्लक्स जुड़ने की वजह से आपका जो बलागुड़ है, बलागुड़ वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे ही बलागुड़ बढ़ेगा तो बलागुड़ के बढ़ने से हम लोगों ने पढ़ा ओमेगा क्या होगा, घट जाएगा, गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, तो कितनी हो जाएगी, 1/4। गति कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ये सारा टॉपिक आपको डीसी मोटर में पढ़ाया गया है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं जहां पर स्पीड कंट्रोल पढ़ाई गई है डीसी मोटर की। ठीक है, तो वहां डिटेल में बताया गया है, 1/4 हो जाएगी। ठीक है, चलिए 36 नंबर पे आते हैं। समान बलागुड़ के लिए कौन सी मोटर सबसे कम धारा देगी, ये भी क्वेश्चन वहां पे डिस्कस किया गया है। तो हम लोग को मालूम है कि T समानुपाती होता है आईए के, किसमें, संट मोटर में। यानी अगर धारा 100 एम्पियर है तो बलागुड़ भी कितना होगा, 100, यानी 100 न्यूटन मीटर का बलागुड़ प्राप्त करने के लिए धारा कितनी होगी, 100 की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर हम लोग के पास सीरीज मोटर हो तो उसमें क्या होता है, T समानुपाती आई स्क्वायर होता है। ठीक, अब उसी 100 न्यूटन का बलागुड़ प्राप्त करने के लिए धारा कितनी देनी पड़ेगी, केवल 10 एम्पीयर देनी पड़ेगी। कि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10×100। तो सबसे कम धारा कौन सा ले रहा है, सीरीज मोटर ले रहा है। ठीक, तो 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन भी वहां पे डिस्कस किया गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पर। संट मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करेगा। संट मोटर की बात हो रही है। अब विरोधी विद्युत वाहक बल ईबी बराबर होता क्या है, तो कहेंगे क्या होता है, K∅N। तो उसमें संट मोटर की बात कर दी तो फ्लक्स जो होता है यानी ϕSH, संट मोटर में क्या होगा, फ्लक्स ϕSH होगा। ये क्या होता है, स्थिर। ϕSH क्या होता है, स्थिर, यानी उसमें चेंज तो है नहीं। यानी अब जब फ्लक्स स्थिर है तो E भी निर्भर करेगा किसके मान पे, गति के मान पर निर्भर करेगा। गति ज्यादा होगी तो EMF बढ़ेगा, कम होगी गति तो EMF क्या होगा, घट जाएगा। ठीक, तो 37 में राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल गति पर निर्भर करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। किस मोटर का गति नियंत्रण सबसे खराब है, यानी किसकी गति नियमन सबसे खराब किस मोटर का है। तो सीधा सा दिमाग में आता है श्रेणी। क्यों श्रेणी, क्योंकि पढ़ा गया है निर्भार पर गति सबसे ज्यादा, जैसे जैसे भार बढ़ाओ गति क्या होगी, घटती हुई चली आएगी। ठीक, तो सीधी सी बात है श्रेणी मोटर गति नियमन क्या होगा, यानी स्पीड रेगुलेशन सबसे खराब होगा। स्पीड रेगुलेशन होता क्या है, निर्भार और पूर्वभार की गति का अंतर। तो निर्भार पर श्रेणी मोटर क्या होगा, अनंत गति चलेगी और पूर्ण भार पर गति क्या होगी, घट जाएगी। ग्राफ अगर याद हो तो ऐसे बनता ना ग्राफ, उल्टा, यानी यहाँ गति सबसे ज्यादा, यहाँ गति सबसे कम। तो श्रेणी मोटर का स्पीड रेगुलेशन सबसे खराब होता है। ठीक, चलिए 39 एलिवेटर में प्रयुक्त मोटर है। तो एलिवेटर की बात कर रहा है तो एलिवेटर में हम लोग लगाते हैं कौन सा, कंपाउंड मोटर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, एलिवेटर में कंपाउंड मोटर लगेगा। ठीक, जबकि लिफ्ट में लगेगा सीरीज मोटर, एलिवेटर में लगाएंगे हम लोग कंपाउंड मोटर। अगर कंपाउंड ऑप्शन में ना होता तो वहां पे हम लोग डीसी सीरीज को प्रेफर करते। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही विकल्प का चयन करिए। तो निम्न आरंभिक बलागुड़, तो बलागुड़ अगर कम है, ठीक, तो कौन सा मोटर होगा, आपको मिलान करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए अब देखिए कैसे करेंगे। दूसरा जो बी वाला दिया गया है उसमें दिया गया है 2 पॉइंट स्टार्टर। तो 2 पॉइंट स्टार्टर किसमें लगता है, केवल सीरीज मोटर में, श्रेणी मोटर में लगता है। तो क्लियर हो गया। बी को हम किससे मिलाएंगे, अब देखिए बी का ए भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक, चलिए अब ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कि बी का 1 और 4 कहां है। तो बी में देखिए 1 के साथ बी, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। 40 में ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। वहीं से अपने आप क्लियर हो गया, क्योंकि तो भाई बी वाले में क्या हो सकता है, या तो आपसे पूछा गया ना सीडी जो 2 पॉइंट स्टार्टर है, तो 2 पॉइंट स्टार्टर बी नंबर में लिखा है,
तो वो 2 पॉइंट स्टार्टर या तो सीरीज मोटर में ही लगेगा। उसके 2 ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट नंबर भी सीरीज है और फोर्थ नंबर पर भी सीरीज है। तो बी में जहां फर्स्ट या फोर्थ हो वही ऑप्शन सही होगा, चूज कर लीजिए। तो तुरंत दिख गया कि पहले में आपका बी एक में ही दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन नंबर में? ऑप्शन नंबर बी में। बस वहीं से क्लियर हो गया। ठीक, चलिए क्रेन में क्या लगेगा? सीरीज मोटर। तो क्रेन में डी, जो डी वाला है, डी में क्या हम मार्क करेंगे? चौथा नंबर उसी के सामने मिला देंगे, स्टेडी हो गया। फिर पूछा गया है रोलिंग मिल। रोलिंग मिल में क्या लगता है? तो स्लिपरिंग लगता है, ठीक है। और निम्न आरंभिक बलाघूर्ण किसका होता है? तो डिफरेंशियल का होता है। यानी ए में हम लोग करेंगे 2, बी में हो जाएगा पहला और सी में हो जाएगा 3। ये डेटा हमको मैच कर रहा है किसमें? ऑप्शन नंबर बी में। तो ये हम लोग के 40 क्वेश्चन थे, जिसमें हम लोगों ने पूरा जनरेटर मोटर भी डिस्कस, 40 क्वेश्चन हम लोग के डिस्कस हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो जल्दी क्वेश्चन का अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग उसको भी सॉल्व करिएगा, फिर उसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।